नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वही राजस्थान बोर्ड आरबीएसई क्लास 8 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 23 ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। ब्रिटिश काल के अंदर भारतीय शासन व्यवस्था किस प्रकार थी, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो पॉइंट देख लेते हैं हम। भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वासन पद्धति का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? तो इसको हम समझ लेते हैं पूरा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वासन पद्धति का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? तो 1909, यहाँ पर 1909 है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वासन क्षेत्रों की स्थापना की गई। 1909 में भारत परिषद जो अधिनियम जो था लॉर्ड मिंटो द्वारा मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार व पृथक निर्वासन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसके जन्मदाता भारत सचिव मार्ले व गवर्नर जो था वो था लॉर्ड मिंटो। भारत सचिव कौन था? मार्ले तथा गवर्नर जो था लॉर्ड मिंटो था। इसी कारण मार्ले और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वासन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। निर्वासन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू की गई शासन व्यवस्था को द्वैध शासन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू जो शासन व्यवस्था थी उसे द्वैध शासन कहते थे। अब प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। प्रश्न पूछा जाता है आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो वही था 1919। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब लागू हुई? तो ये था 1919। द्वैध शासन का अर्थ होता है दो शासकों का शासन। प्रांतों के आरक्षित विषयों का शासक गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से चलाता था तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर मंत्रियों की सहायता से चलाता था। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, एक तो द्वैध शासन और आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 है। यहाँ पर 1870, बाद में इसमें ये संशोधन हो जाएगा, आगे जो प्रश्न आएंगे। 1878 में ब्रिटिश सरकार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया, जिसके अनुसार भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर का हस्ताक्षर करवा ले। वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। ये खतरनाक था, जिसने देसी भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगा दिया। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि भारतीय जो न्यूज़पेपर थे, अखबार जो थे, उनको किस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये था 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट है राजस्थान की रियासतों में अभिभावक परिषद का गठन। नाबालिग राजकुमार के राजा बनने पर ब्रिटिश सरकार ने पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में अभिभावक परिषद का गठन किया। इसके माध्यम से रियासत का शासन प्रबंध ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। उदयपुर में ऐसा करने का अवसर ब्रिटिश सरकार को 1861 में मिला। यानी अगर राजकुमार जो है वो नाबालिग हैं तो शासन की सत्ता जो है ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगी। और ऐसा अवसर कब मिला ब्रिटिश सरकार को? उदयपुर में ऐसा मामला मिला 1861 में, जब वहाँ का राजा जो था वह नाबालिग था। नेक्स्ट है किसे भारत में सांप्रदायिक निर्वासन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता? अभी पढ़ा हमने, मार्ले मिंटो को भारतीय में सांप्रदायिक निर्वासन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है, मार्ले मिंटो को। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सी कमीशन नियुक्त किया? ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सी कमीशन की नियुक्ति की? तो ये था पील कमीशन। पील कमीशन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए कमीशन नियुक्त किया, पील कमीशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। अभी पढ़ा हमने प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1919 में। नेक्स्ट है किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कौन सा? 1909 का। मैंने वहां पर संशोधन कराया था। 1909 का जो अधिनियम जो था वह मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है
किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना कब की गई? 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 1892 के भारत परिषद अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उस समय प्रावधान क्या था? चुनाव पद्धति शुरुआत करनी, चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी 1892 के भारत परिषद के अधिनियम के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 1909 के भारत 1909 यहां पर मैंने बताया था आपको 1909 के भारत परिषद अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉर्ले और जो गवर्नर जो था वो था लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू की गई शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैध शासन व्यवस्था। फिर है कि भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके आंसर है नीचे। नेक्स्ट है आपको सीधा डायरेक्ट उत्तर ही देखना है, आपको मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। मेयो कॉलेज कहाँ पर है? अजमेर। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे इसको। शक्ति पृथक्करण के आधार पर जो न्याय व्यवस्था थी वो बीकानेर के अंदर थी। सॉल्सवुड डिस्पेस जो अधिनियम था वो कब हुआ था? 1854 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, अभी मैंने संशोधन कराया था वहाँ पर 1878, ये मोस्ट है। भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना कब की गई? 1935 के अधिनियम द्वारा। जिलों का शासन कौन चलाते थे? जिलाधीश चलाते थे। तो इसमें दो तीन जो ऊपर वाले पॉइंट है, मेयो कॉलेज, सॉल्सवुड डिस्पेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है 1909 के अधिनियम के जन्मदाता कौन थे? वही 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो, भारत सचिव मार्ले और गवर्नर जनरल जो था वो था मिंटो। किस अधिनियम के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? तो 1919 का जो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा, उसी समय प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर लिया, ब्रिटिश भारत से। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की दो विशेषता बताइए। 1935 का जो भारत सरकार जो अधिनियम था उसकी दो विशेषता निम्न प्रकार हैं। पहली जो विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, संघात्मक सरकार की। दूसरा जो पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1856 के सॉल्सवुड डिस्पेंस को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सॉल्सवुड डिस्पेंस क्या था इसको भी समझ लीजिए। तो 1856 का सॉल्सवुड डिस्पेंस के अंतर्गत उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया एवं देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया, यानी उस शिक्षा का जो माध्यम जो था वो अंग्रेजी रखा गया था 1856 के सॉल्सवुड डिस्पेंस के अंतर्गत, और देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद क्या है? तो इसको भी समझ लीजिए। लॉर्ड रिपन के काल में, एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किए गए थे। प्रस्तुत इल्बर्ट बिल में कहा गया कि सभी न्यायाधीशों को, चाहे वे भारतीय हो या अंग्रेज, सबको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों को दंडित कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसका पुरजोर विरोध किया। ये इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद था। तो आपको लॉर्ड रिपन के समय का इल्बर्ट बिल ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था में शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुए थे? तो वो एक तो था 1856 का जो सॉल्सवुड डिस्पेंस है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अंतर्गत उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया था एवं देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया था। दूसरा है सर जॉन सर्जेंट की योजना के अंतर्गत देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने एवं से यहाँ पर है 6 वर्ष से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान थे। किसके अनुसार? सर जॉन सर्जेंट की योजना के अंतर्गत। और ये भारतीय शिक्षा के सलाहकार थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय शिक्षा के सलाहकार सर जॉन सर्जेंट थे। सर से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य व्यवस्था के प्रावधान किए थे इन्होंने। 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे? तो इस अधिनियम के तहत एक तो भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई।
दूसरा, प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, साथ ही केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो लागू 1919 में जो द्वैध शासन लागू हो गया था उसको समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग भी कर दिया गया था। बर्मा को केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी पर गवर्नर का नियंत्रण था। केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन थे। एक तो ये ध्यान रखना, केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन थे। कौन कौन से थे? एक तो थी राज्यसभा और एक थी संघीय सभा। तो राज्यसभा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। राज्यसभा, इसे उस सदन कहा गया था। ये एक संस्था थी। ये एक स्थायी संस्था जिस प्रकार वर्तमान में होती है। राज्यसभा में कुल 260 सदस्यों का प्रावधान था। इनमें से 104 सदस्य देशी रियासतों से थे तथा शेष 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों के थे, जिनमें 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते थे। उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट। दूसरा जो सदन था वह था संघीय सभा। इसे निम्न सदन कहा जाता था। जिस प्रकार वर्तमान में लोकसभा होती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। इस समय पूर्व को भंग किया जा सकता था। इसकी सदस्य संख्या 375 निर्धारित की गई थी। इनमें से 125 स्थान देशी रियासतों को दिए गए तथा शेष 250 स्थानों में से 246 स्थान सांप्रदायिक व अन्य वर्गों को तथा 4 जो प्रांतीय थे वे थे जो व्यापार उद्योग तथा श्रम को दिए गए थे। तो ये ध्यान रखना आपने दोनों सदन के बारे में। इस अधिनियम के विषय को 3 श्रेणियों में बांटा गया। इस अधिनियम के जो विषय जो थे इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहले जो सूची थी वह थी संघ सूची, दूसरी जो थी प्रांतीय सूची और तीसरी जो सूची थी वह थी समवर्ती सूची जो वर्तमान में होती है। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची जो दोनों के शामिल होती थी संघ व प्रांत की, उसमें 37 विषय रखे गए थे। तो ये आपको सूचियों के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देशी रियासतों द्वारा अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था को अपनाना। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर के अतिरिक्त 19 देशी रियासतें थी। इन रियासतों में रहने वाले अंग्रेज रेजिडेंट की निगरानी में ही इनका न्यायिक शासन चलता था। तो एक तो आपको 19 देशी रियासतें और राजस्थान केंद्र शासित जो प्रदेश था वो था अजमेर। धीरे धीरे अनेक रियासतों ने अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था के कुछ अंशों को अपनाना शुरू कर दिया। 1839 में जब जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से हटा दिया गया तब ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में एक शासन परिषद का गठन किया गया। ये ध्यान रखना आपको, 1839 में जब जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से हटा दिया गया था, ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में एक शासन परिषद का गठन किया गया। इस अवसर पर राज्य में दीवानी तथा फौजदारी अदालतों की स्थापना हुई। इस शासन के अधिनियम शासन परिषद का गठन किया गया, इसमें दीवानी तथा फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। ब्रिटिश एजेंट थ्रसबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रसबी, यहाँ पर थ है। थ्रसबी ने न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग कर दिया। ब्रिटिश जो एजेंट जो था थ्रसबी, उसने न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग कर दिया था। जयपुर राज्य में यह व्यवस्था 1852 तक चलती रही। कालांतर में 4 सदस्यों की अपील अदालतों की स्थापना की गई। इसके 2 जज अपीलें सुनते थे तथा 2 जज फौजदारी मुकदमे सुनते थे। कुछ समय बाद ये परिषद 2 भागों में विभक्त हो गई थी। प्रथम भाग को इजलास और दूसरे भाग को महकमा वास कहा गया। महकमा खास कहा जाता था। महकमा खास ही राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोनों, इजलास व महकमा खास। महकमा खास जो है वो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है महकमा खास, ठीक है ना। 2 परिषद थी। नेक्स्ट है अभिभावक परिषद का गठन। नाबालिग राजकुमार के राजा बनने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में एक अभिभावक परिषद का गठन किया गया। इसके माध्यम से रियासत का शासन प्रबंध ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ जाता था। उदयपुर में ऐसा अवसर करने का अवसर ब्रिटिश सरकार को 1861 में कब मिला? 1861 में मिली। जयपुर राज्य के बाद उदयपुर, जोधपुर, कोटी व बीकानेर राज्यों में ब्रिटिश शासन लागू किए गए। नाबालिग होने पर उदयपुर में ऐसा पहले देखने को मिला था 1861 में। बीकानेर रियासत में पृथक्करण का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। बीकानेर रियासत में जो न्याय व्यवस्था जो थी वो शक्ति पर पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। बीकानेर रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई। 1922 में बीकानेर रियासत में आधुनिक उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय स्थापित
किए गए। 1922 में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़े। इसको अच्छी तरह से याद करना है आपको। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पर पहली बार आया है तो इसको सब्सक्राइब कर जरूर कर ले, नोटिफिकेशन को ऑल कर दे, ताकि ऐसे ही नई वीडियो की जानकारी आपको इस मोबाइल पर मिलती रहे। और पिछले वीडियो को देखने के लिए इसी वीडियो के ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए, तो पिछले जो वीडियो हैं वो आपको भी मिल जाएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।